ओके सो सब्जेक्ट का नाम पता है अब हम क्या स्टार्ट करना है आज? कॉस्टिंग, राइट? और कॉस्टिंग जो है सीएमए के लिए सबसे कोर रहता है। क्यों कोर है? क्योंकि आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है वही है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट? सो द वर्ड इज कॉस्ट, और इसलिए ही आपको कॉस्टिंग ग्रुप 1 में भी है, इंटर के ग्रुप 2 में भी है, और आपको सीएमए फाइनेंस में भी कॉस्टिंग, मतलब आपको इतना सारा कॉस्टिंग पढ़ना है। अब अलग अलग क्या है, अलग अलग क्या है एग्जैक्टली, तो आपका सिर्फ लेवल अलग है। ग्रुप 1 में आप सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हो, ग्रुप 2 में थोड़ा सा एडवांस करते हो, और फाइनल लेवल में उसको और एडवांस लेवल पे लेके जाते हो, ठीक है? और अगर आपने अभी न्यू सिलेबस देखा भी होगा तो ग्रुप 2 में भी उन्होंने कॉस्टिंग 100 मार्क्स का कर दिया। पहले जो 50 का था अब 100 का हो गया, राइट? बात करते हैं पहले ग्रुप 1 की। सबसे पहले मुझे बताओगे बेटा व्हाट डू यू मीन कॉस्टिंग? कॉस्टिंग क्या है एग्जैक्टली? क्या करना क्या है आपके हिसाब से, क्या करना रहेगा कॉस्टिंग? अच्छा, व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट मतलब क्या? अमाउंट निकालना। एक सिंपल सा अगर मैं बात करूं, एक्सपेंस, एक्सपेंस खर्चा, राइट? कॉस्ट मतलब खर्चा, राइट? और एक खर्चे को जो प्रोसेस है, कितना खर्चा होगा ये पूरे प्रोसेस को, राइट, उसको ये बोलते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग करना है मतलब अल्टीमेटली अपने को खर्चा निकालना है। अब सवाल उठता है खर्चा क्यों निकालना? यस, अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर मैं आपसे ही पूछूं बेटा आप सीएमए बन के क्या करोगे, तो आप बोलोगे आप प्रैक्टिस करेंगे, जॉब करेंगे, जो भी है। अच्छा क्यों करोगे वो सब चीज? एट द एंड ऑफ द डे आपका आपका मोटिव क्या है? मुझे बताना, मोटिव क्या है? पैसा। पैसा है सबका, सबको पैसा चाहिए, राइट? पैसा सबको चाहिए ना, पैसा ही कमाना है ना आपको। क्या आप सीए बन के क्या करोगे? आप सीए बन जाओगे, आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, जॉब करोगे, राइट? क्यों करोगे ये सब? पैसा चाहिए, राइट? अब एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बिजनेसमैन को क्या चाहिए? तो कहना है प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए ना, प्रॉफिट कमाना है, सीधी बात है। अगर प्रॉफिट कमाना है तो उसको बेचना पड़ेगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने सोचा मुझे ये पेन बना के बेचना है, राइट? जस्ट बिकॉज बाजू वाला ये पेन 100 में बेचता है, मैं भी 100 में बेचता हूँ? नहीं, ऐसा क्यों? वो तो 100 में बेच रहा है, फिर मैं नहीं बेचूं 100 में, क्या प्रॉब्लम? अगर बाजू वाला ऐसे ही एक पेन, सिमिलर पेन 100 में बेच रहा है तो मैं 100 में क्यों नहीं बेचूं? क्या मैं इसको 110 में बेच सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर 110 में बेचना है तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, वो 100 में बेचा, आपका पेन क्यों लेगा कोई भी? क्या नया है आपकी? अच्छा अगर मैं 95 में बेचूं तो मुझसे लेंगे, हाँ, लेकिन मुझे ये तो मालूम होना चाहिए 95 में मैं प्रॉफिट में, मैं लॉस में हूँ, राइट? मतलब घूम फिर के वापस खर्चे पे बात आ रही है। अगर मुझे बेचना है, सेलिंग प्राइस सेट करना है, तो कहने से सेलिंग प्राइस सेट करने के लिए मुझे खर्चा भी तो मालूम रहना चाहिए, मेरा खर्चा कितना है। यस, तो मुझे सबसे पहले एक्सपेंस पता करना पड़ेगा। अब ये पेन बनाने के लिए आपको क्या लगता है क्या क्या लगा होगा, क्या क्या लगा होगा आपके हिसाब से? चलो ये आपके सामने पेन है, मुझे बनाना है, आप लोगों को ये पेन बनाना है, चलो पेन बनाएंगे तो क्या करना चाहिए, मैंने कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? थोड़ा सोचेंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, चलो बोलो क्या करना चाहिए? मशीन ही लगेगी, ओके। रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल में मैं ऐसे बोलूँ प्लास्टिक लगेगा, इंक लगेगा, राइट? ओके, चलो मैंने प्लास्टिक भी ले लिया, इंक भी ले लिया, एक जगह लगेगी, मैंने फिलहाल भाड़े पे जगह ले लिया, यस। फैक्ट्री वर्कर्स लगेंगे, वर्कर्स को आप क्या पे करोगे? वेजेस पे करोगे, यस। और उसके बाद हो गया। अच्छा मान लेते हैं एग्जांपल, इसमें 10 रुपए का प्लास्टिक लगा, एग्जांपल 2 रुपए की रिफिल लगी, एग्जांपल बता कितना हो गया? 12। मैंने लेबर को पे किया 8 रुपए, क्या ये पेन 20 रुपए का रेडी हो गया? 20 रुपए का रेडी हो गया, ओके। शुड आई सेल इट एट 22? यस, शुड आई सेल इट एट 22? यस आई कैन। तो मैं बोलूंगा नहीं, कुछ तो भी गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? 20 रुपए का पेन बना, मैं 22 में बेच दूं, ऑल्दो आपको लग रहा है 2 रुपए कमाया मैंने बेटा, लेकिन अपने बाकी खर्चे जोड़ेगा इसके ऊपर। आपको याद है थोड़ी देर पहले जगह भाड़े पे ली थी अपन, मशीनरी लिया था, मशीनरी का डेप्रिसिएशन कौन जोड़ेगा इसके ऊपर? मतलब आप बोल रहे हो कि मैं इसमें प्लास्टिक, इसमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट जोड़ूं और इसमें लेबर का कॉस्ट जोड़ूं, 8 रुपए जो मैंने लेबर को पे किया, 20 रुपए। नहीं, एडमिट लिंक नहीं आया, नहीं। ओके, नीचे अब आया, मैं एक्चुअली ऊपर चेक कर रहा था जस्ट। ओके फाइन, ओके चलिए तो वापस आते हैं बेटा। तो मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि ये पेन में मैंने क्या किया, 12 रुपीज का मटेरियल जोड़ा और 8 रुपए जो मैंने लेबर को पे किया वो जोड़ दिया। दिस इज नॉट द टोटल कॉस्ट बेटा, इसमें और भी खर्चे जोड़ने चाहिए, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा 20 में बन गया, 22 में बेच दो, 2 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो 2 रुपए प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, भाड़ा कौन भरेगा इसका?
समझ में आ रहा है? जो मशीनरी पे किया उसका डेप्रिसिएशन कौन देगा? जो लाइट बिल आएगा उसका कौन पे करेगा? ये सभी तो खर्चे लागू है ना। मैं गाड़ी पे आऊंगा उसका पेट्रोल का पैसा कौन देगा? सब कुछ खर्चे कवर करने, राइट। नेट आखिरी में बचता है। तो कहने से इसके अंदर दो नहीं 3 खर्चे, एक मेरा मटेरियल का, एक था मेरा लेबर का, और एक आपका ऊपर का खर्चा जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये टोटल, ये जो 3 चीजें थी इसको ही हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, राइट। जब आप कॉस्टिंग सीखते हो तो आपको हर चीज पता होना चाहिए, सबका कॉस्ट निकालना चाहिए। देखो एट द एंड ऑफ द डे आपको, वन सेकेंड, आपको पैसा कमाना है, राइट। एट द एंड ऑफ द डे पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए 2 चीज हो सकती है बस। या तो एक ऐसा प्रोडक्ट बेचो जो मार्केट में कोई नहीं बेचेगा, सिर्फ आपके पास है, तो आप जो सेलिंग प्राइस बोलोगे वो। और अगर कॉम्पिटिटिव वाला मार्केट है, हर कोई बेच रहा है, तो आपको वही प्राइस से बेचना पड़ेगा। प्राइस बढ़ नहीं सकती है, तो आपको प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? और कॉस्ट को कुछ ऐसे कम करूंगा कि मेरी क्वालिटी खराब नहीं, क्योंकि क्वालिटी खराब हो जाएगी तो वैसे ही लोग मार्केट में क्वालिटी बोल के मुझे बाहर कर देंगे, राइट। तो मुझे कुछ ऐसे करना है कि मैं कॉस्ट भी कम करूं, मेरी क्वालिटी भी खराब नहीं हो, तो सो दैट मैं मार्केट में टिका रहूं। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? क्वालिटी भी कम नहीं करना चाहते हो आप, कॉस्ट भी करना है। जस्ट 1 सेकंड और कोई यस। अब आप बोल रहे हो कि ऐसे कैसे होगा, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैं मुंबई से मटेरियल परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये पेन बनाने के रॉ मटेरियल लगेगा। एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुंबई से ये रॉ मटेरियल मुझे मिलता है 1000 पर केजी का, एग्जांपल बता रहा हूँ, राइट। यही सेम मुझे दिल्ली से मिल रहा है 900 पर केजी का, सेम मटेरियल। कहां से परचेस करना चाहिए बेटा? विल यू परचेस फ्रॉम मुंबई और विल यू परचेस फ्रॉम दिल्ली? तो अभी फिलहाल अगर माइंड में आ रहा है सर मुंबई, क्योंकि नजदीक है, मटेरियल जल्दी आ जाएगा। लेकिन यार पैसा बचाना ना अपने को, तो पैसा कहाँ बच रहा है अपना? दिल्ली में। लेकिन सिर्फ इतना फैक्टर नहीं कंसिडर करेंगे ना, भाड़ा भी ज्यादा लगेगा ना। अगर हम पुणे सिटी में बैठे हैं बेटा, तो मुंबई से आएगा तो खर्चा कम लगेगा, दिल्ली से आएगा खर्चा ज्यादा लगेगा। ये बात समझ में आ रही है, राइट। तो मान लेते हैं यहां से यहां लाने का खर्चा लगा 100 रुपीज, 100 रुपीज, और यहां से यहां लाने का खर्चा लगा मान लेते हैं 150 रुपीज। प्लीज बताइए टोटल खर्चा कितना हुआ है? यस, यहाँ पे टोटल खर्चा कितना हुआ? 1100। और यहाँ पे टोटल खर्चा कितना हुआ? 1050। प्लीज बताइए कौन सा सस्ता पड़ा? मुंबई से परचेस करना सस्ता पड़ रहा है या दिल्ली से परचेस करना सस्ता पड़ रहा है? प्लीज बताइए। अगर मैंने यहाँ 1000 रुपीज परचेस किया, ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा? 100, तो मुझे घर में कितने में पड़ रहा है? ये 1100 में, राइट। एंड इफ आई परचेस फ्रॉम दिल्ली 900 में और 150 रुपीज मुझे खर्चा लग रहा है, तो टोटल कितने में आ गया मेरे पास? 1050। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा बेनिफिशियल है आपके लिए? 1050 इज बेनिफिशियल परचेस करना या 1100 में परचेस करना बेनिफिशियल है? ऑब्वियसली 1050। तो शुड आई परचेस फ्रॉम दिल्ली? यस। इन शॉर्ट, मैंने कॉस्ट बचाने की कोशिश किया बाय लुकिंग फॉर अल्टरनेट ऑप्शंस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हमने अल्टरनेट ऑप्शंस पे जाना चाहिए। सो बेसिकली मेरा मेन एम क्या है बिजनेस का? कहना से टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो अगर मैं कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव बोलूं, तो कहना से अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मुझे सबसे मेन एक सेलिंग प्राइस सेट करना पड़ेगा। अब सेलिंग प्राइस अगर सेट करना है तो क्या मुझे खर्चों का ध्यान देना पड़ेगा? खर्चे क्या क्या होंगे, राइट। मैं डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता हूँ कि बाजू वाला 100 में बेच रहा है तो मैंने भी 100 में बेचना चाहिए। हो सकता है वो मुझसे बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो बहुत बल्क में परचेस करता है तो उसको सस्ता पड़ता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ही परचेस करता हूँ, मुझे महंगा पड़ता है। तो जस्ट बिकॉज वो 100 में बेच रहा है मैं 100 में बेचूं, ऐसा नहीं होता है। मुझे भी तो मेरा खर्चा निकालना पड़ेगा, राइट। तो अब हम खर्चों की बात करेंगे, हम एकदम डीप डाइव करेंगे और हमें मालूम पड़ेगा कि खर्चों में क्या क्या आता है। सो वी हैव 3 फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। यस। अच्छा, इसलिए आप लोग चुप हो गए थे पहले बीच में, आप लोगों ने पहले नहीं बोला मुझे ये बात। जस्ट 1 मिनट। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
Okay. Yes. So elements of cost. What are the three elements? What are the three elements? ये आप लोगों ने फाउंडेशन में सीखा होगा. The first element is material. ये पेन बनाना है, क्या इसमें प्लास्टिक लगेगा, रिफिल लगेगा, तो उसका कॉस्ट पकड़ना पड़ेगा अपने को, राइट. फर्स्ट कॉस्ट इज मटेरियल एलिमेंट. नेक्स्ट सेकेंड इज लेबर. बेटा ये मैंने मटेरियल तो ले लिया लेकिन मुझे बनाना नहीं आता ये पेन, मुझे बिजनेस करना आता है, तो मैं वर्कर्स को एम्प्लॉय करूंगा, उनको क्या बोलूंगा ये पेन बनाना आपका काम है, तो ऑब्वियसली इसको पे करना पड़ेगा, तो पे करने के लिए ये पेन का खर्चा बढ़ेगा ना, राइट. एंड इसके अलावा और भी कुछ खर्चे रहते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस. सो दीज आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. क्या एलिमेंट्स है बेटा, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. सिंपल. अब इसके बाद जो आपको और सीखना है वो है कि इन सबके दो दो पार्ट्स रहते हैं, इन सबको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. वो दो पार्ट्स क्या है बेटा, सबके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ओके फाइन. अब मुझे इसका मीनिंग चाहिए. आप लोगों ने फाउंडेशन में इतना पढ़ा होगा, आपके हिसाब से क्या रहता है डायरेक्ट मटेरियल एंड क्या रहता है इनडायरेक्ट मटेरियल. एग्जांपल दोगे तो भी चलेगा, मीनिंग बताओगे तो भी चलेगा. यस, आई वांट एन एग्जांपल और मीनिंग. क्या रहता है डायरेक्ट और क्या रहता है इनडायरेक्ट. हाँ, तो बस आपस मत बोलो, मेरे पास आने दो, और मन में मत बोलो, मेरे कानों तक आवाज आने दो. यस प्लीज. क्या रहता है डायरेक्ट, क्या रहता है इनडायरेक्ट. और मैं आपको एक बार एकदम क्लियर बोल दूं, गलत होने पे ना मैं मारता नहीं हूँ, तो गलत भी हुआ, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग. यस, डायरेक्ट में 2 प्लस इंपॉर्ट होते हैं और इनडायरेक्ट में मोर देन 2% आ जाता नॉट रियली. और कुछ, कोई बात नहीं, गुड ट्राई. क्या रहेगा डायरेक्ट, क्या रहेगा इनडायरेक्ट. Directly traceable is a good meaning, right? Indirect. ओके, अब मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ. जो खर्चा ये पेन देख के मैं बता सकता हूँ उसके अंदर एक रिफिल लगा है, तो एक रिफिल का कॉस्ट जोड़ूंगा इसके अंदर, मैं इतनी बात समझ में आती है. एक रिफिल का कॉस्ट जोड़ूंगा, ये हो गया डायरेक्ट ट्रेसेबल. क्या मैं देखते से बता सकता हूँ हाँ इसमें इतना खर्चा लगा है. एग्जाम्पल. अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. अब आप लोग आए हो यहाँ पे, आपने मेरे पास क्लास ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली मैं आपको नोट्स दूंगा ना, तो कहना है दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल. एग्जाम्पल मानते हैं मेरे सामने 50 बच्चे बैठे, तो क्या मैं देख के बता सकता हूँ 50 बच्चे, एक बुक का कॉस्ट है 200 रुपए, मतलब 500 into 200 डायरेक्ट कॉस्ट हो गया. ये मटेरियल का कॉस्ट लगा. इतनी बात समझ में आ रही है, राइट. मतलब मेरा प्रिंटिंग, जो मैंने मटेरियल बुक्स प्रिंट किया वो 10,000 के लगे. कैसे आया 10,000, 500 into 200, सॉरी 50 into 200, ऐसे तो 1000 रुपए खर्चा आ गया, जो भी खर्चा आएगा, राइट. अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ का मालूम कैसे पड़ा आने में, एडमिट करता हूँ. यस प्लीज चल. आप लोग यहाँ आए तो कहने से आपको किसने रेफरेंस दिया होगा मेरे क्लासेस का, राइट. या फिर जब आप एग्जाम सेंटर्स पे थे आपको पैम्पलेट्स मिले होंगे, पॉसिबल पैम्पलेट्स मिले होंगे, तो पैम्पलेट्स बना प्रिंट करने में क्या हमारा कॉस्ट लगा होगा, खर्चा लगा होगा. प्रिंट तो मैंने बुक भी किया था मटेरियल, प्रिंटिंग तो मैंने वो भी किया, बराबर. यस ओके. अगर मैं आपको यहाँ पे कॉस्टिंग का बुक देता हूँ तो सीधी बात है एक बुक का मेरे लिए कॉस्ट तो लगेगा आपको कुछ. मान लेते हैं 200 रुपए की एक बुक है, क्या ये मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है. मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि अश्विनी यहाँ बैठी, मैंने उसको 200 रुपए की बुक दिया, बराबर. ओके. अब प्रिंटिंग कॉस्ट जो आपको पैम्पलेट्स वहां डिजाइन किए थे, राइट, उसमें मैंने सिर्फ कॉस्टिंग के ऐड किया गया नहीं, उसमें पूरे एचजीपी के ऐड हुए, उसमें कॉस्टिंग भी आएगा, उसमें लॉ भी आएगा, उसमें टैक्स भी आएगा, अकाउंट्स भी आएगा, सब कुछ आएगा, राइट. तो आप मुझे ऐसा बोल सकते हो क्या कि ये 5,000 में सर 1,000 रुपए आप कॉस्टिंग को डाल दो. नहीं, डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हो ना सर, थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का भी खर्चा लगा होगा, राइट. कॉस्टिंग का भी थोड़ा बहुत लगा होगा. डायरेक्ट बोल सकते हो क्या नहीं सर ये 5,000 में 1,000 रुपए लगा या 1,200 रुपए लगा, नहीं बोल सकते. कैन यू ट्रेस इट डायरेक्टली, नो यू कैन नॉट ट्रेस डायरेक्ट. अच्छा, लेकिन मैं अगर जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको जो मैंने बुक दिया उनका ट्रेस कर सकता हूँ डायरेक्ट. सो द कॉस्ट व्हिच कैन बी ट्रेसेबल डायरेक्टली इज डायरेक्ट कॉस्ट. द कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी ट्रेसेबल डायरेक्टली, लगा है कॉस्ट, ये भी प्रिंटिंग कॉस्ट है, वो भी प्रिंटिंग कॉस्ट है, कॉस्ट लगा है, लेकिन आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्या कि उसके अंदर ये इस बैच का कितना लगा है, नहीं. इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट. इज द पॉइंट क्लियर. तो जो हम डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हैं डायरेक्ट, व्हिच कैन नॉट बी ट्रेसेबल डायरेक्टली, इनडायरेक्ट. इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन. यस
सबके दो दो पार्ट्स होते हैं बेटा ऐसे। लेबर भी दो पार्ट्स में आएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब आप बोलोगे सर लेबर कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है? तो एक सिंपल सा रीजन बेटा, ये पेन बनाने का, एक पेन बनाने का मैं 5 रुपए देता हूँ लेबर को, एक पेन बनाने का 5 रुपए देता हूँ लेबर को। लेबर ने 100 पेन बनाया, प्लीज बताइए टोटल कॉस्ट कितना होगा? एक पेन का 5 रुपए देता हूँ, 100 पेन का कितना होगा? 500, 100 into 5, 500 रुपए लगा, राइट? एकदम सिंपल 500 रुपए लगा। ओके, अब हुआ ऐसे कि मेरे पास 50 लेबर है, तो हर कोई 100 पेन बनाएगा, मैंने सबको 500 देना चाहिए आइडियली, बराबर। लेकिन हर लेबर ना शरीफ नहीं रहता है, टाइम पे काम नहीं करता है, थोड़ा काम करता है बैठ जाता है, थोड़ा काम करता है बैठ जाता है। तो उन सबको बराबर देखने के लिए मैंने एक और सुपरवाइजर रख लिया। सुपरवाइजर बना रहा है क्या पेन? फिर भी सुपरवाइजर सैलरी जा रही है ना, क्या वो भी मेरा लेबर है? यस। लेकिन क्या ये लेबर पेन बना रहा है क्या? नहीं। मतलब इसको मैं पे कर रहा हूं बट ये डायरेक्ट नहीं है, ये क्या है? इनडायरेक्ट। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, राइट? जो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते। अब मान लेते हैं मैंने वो सुपरवाइजर को 5000 रुपए सैलरी पे किया, 5000। आप बोल सकते हो कि ये कितने पेन की सैलरी है? नहीं, लेकिन खर्चा लगा है, खर्चा लगा है तो थोड़ा बहुत तो खर्चा मुझे हर पेन को जोड़ना पड़ेगा, राइट? तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आगे एक्सपेंसेस के भी दो पार्ट्स होते हैं बेटा, कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो वी हैव डायरेक्ट एंड वी हैव इनडायरेक्ट। तो एकदम सिंपल सा मीनिंग चालू हो गया बेटा मेरे लिए। मेरे पास एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 3 खर्चे लगते हैं। 3 खर्चे कौन से हैं? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, राइट? आप सिर्फ मटेरियल और लेबर जोड़ के आप बोल नहीं सकते हो कि सर मैंने कमाया, ऐसा नहीं है। ऊपर के खर्चे भी आपको जोड़ने पड़ेंगे, राइट? अगेन मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कौन से? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लेबर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सिंपल। जब सारे डायरेक्ट एक तरफ आ जाता है, जब सारे डायरेक्ट एक तरफ आ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम कॉस्ट। एकदम सिंपल। ये वाला आपको याद आ रहा होगा, फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा था आप लोगों ने, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। जब सारे डायरेक्ट खर्चे मैं एक साथ जोड़ देता हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। और जब सारे इनडायरेक्ट, जब सारे इनडायरेक्ट खर्चे एक तरफ आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ओवरहेड्स। उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। सो बेटा ये जो मैंने आपको अभी बताया, दिस वाज नथिंग न्यू व्हिच आई टॉट यू, दिस वाज ऑलरेडी टॉट इन योर फाउंडेशन, राइट? फाउंडेशन में ये थोड़ा बेसिक्स था। क्या था? बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग था और एक कॉस्ट शीट बनाना था, बेसिक वो चीज था। तो यहाँ पर आपने वही सीखा। व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट? 3। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। सबके दो पार्ट्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सारे डायरेक्ट एक तरफ क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। सारे इनडायरेक्ट एक तरफ क्या मिल जाएगा? ओवरहेड्स। इज द पॉइंट क्लियर? आई वांट एवरीवन टू राइट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिफाइन कैसे किया बेटा मैंने? जो हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं डायरेक्ट, which cannot be traceable directly indirect. Clear point? Yes. और अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है ना, फील फ्री टू आस्क। कोई भी क्वेरीज अपने घर नहीं लेके जाएगा वापस, जो है यहाँ पे सॉल्व करके दो, ठीक है? यस, लिखा सबने बेटा? ये सबने लिखा? ओके। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूरे कॉस्टिंग में आपको ये पॉइंट लगेगा, और शायद मैं आपको 4 से 5 चैप्टर्स में ये एग्जांपल वापस दूं, ठीक है? वो है इनका बिहेवियर, इनका नेचर ऑफ कॉस्ट। नेचर ऑफ कॉस्ट बेटा, अगर फर्स्ट सेशन में आपको सिर्फ ये समझ में आ गया नहीं नेचर ऑफ कॉस्ट, तो भी बहुत आपने ऐसे समझना चाहिए कि बहुत अच्छा खासा पढ़ लिया आपने नेचर ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये आपके फाउंडेशन में था, मे भी शायद कुछ ध्यान देता है, कोई ध्यान नहीं देता है। नेचर ऑफ कॉस्ट, बाय नेचर दे कैन बी ईदर फिक्स्ड, बाय नेचर दे कैन बी ईदर वेरिएबल, and
by nature they can be semi variable. सिंपल, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल. चलो अब मुझे एग्जांपल दो या मीनिंग दो, जो भी है. फिक्स का मतलब क्या हो? फिक्स का मतलब क्या हुआ आपके हिसाब से? अच्छा, खर्चा है, ये समझ में आ रहा है. प्रोडक्ट बनाने में फिक्स रहेगा. एग्जांपल नहीं, और कुछ. फैक्ट्री रेंट, जैसे यहाँ पे अभी मान लेते हैं इस प्रीमाइसेस का रेंट है, एग्जांपल मान लेता है 1 लाख रुपीस. ठीक है, अगर यहाँ एक बच्चा आके बैठेगा तो मुझे रेंट कितना पे करना पड़ेगा? 1 लाख. अच्छा, 2 बच्चे आके बैठेंगे तो भी 1 लाख. 10 बच्चे आके बैठेंगे तो भी 1 लाख, और 50 बच्चे आके बैठेंगे तो भी 1 लाख. कॉस्ट चेंज हुआ क्या? कॉस्ट चेंज हुआ क्या? नहीं. मतलब अगर आप फैक्ट्री रेंट पे करते हो, आप गुड्स बनाओ या नहीं बनाओ, रेंट चालू रहेगा. समझ में आ रहा है? सुपरवाइजर की सैलरी, लेबर आ रहा है, वो उनको चेक कर रहा है, वो टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, चाहे गुड्स बनाओ या नहीं बनाओ, क्या उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी? यस. तो क्या ये फिक्स्ड है? ऐसा 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 रहेगा क्या कि वो रेंट ऐसे बोलेगा, सर अगर आपके पास 50 बच्चे हैं तो 1 लाख रुपए रेंट देना पड़ेगा, और 60 आ गए तो 1,20,000 रेंट देना पड़ेगा, ऐसे बोलेगा क्या? नहीं. कॉस्ट चेंज हो रहा है क्या मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स पे? नहीं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे मेरा कॉस्ट चेंज हुआ क्या? नहीं. सो बाय नेचर इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स. इन टोटलिटी वो फिक्स रहा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? टोटलिटी में फिक्स रहा. यूनिट्स पे चेंज हुआ क्या? एक अगर एक स्टूडेंट आया तो वो चेंज हुआ क्या? नहीं. 2 स्टूडेंट से चेंज हुआ? नहीं. 10 स्टूडेंट से चेंज हुआ? नहीं. उसका नेचर फिक्स था, वो चेंज होना ही नहीं है कितना भी कर. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बाय नेचर इट इज फिक्स्ड, इट वोंट चेंज एट एनी कॉस्ट. क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे व्हिच इज फिक्स्ड इन टोटलिटी, it is that does not depends upon number of units, and which is fixed in totality. Fixed in totality. उसका टोटल हमेशा फिक्स रहेगा. 1 लाख बोला तो 1 लाख रहेगा. समझ में आ रहा है? जो यूनिट्स पे चेंज नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे चेंज नहीं होगा. इज द पॉइंट क्लियर? राइट. तो मान लेते हैं मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री का रेंट है 80,000. वहां पे 1 पेन बने, 10 पेन बने, 50 पेन बने, या 100 पेन बने, या 1 लाख पेन बने, रेंट 80,000 ही आएगा. वो यूनिट्स पे चेंज नहीं होने वाला है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यूनिट पे चेंज नहीं होगा, तो इट इज फिक्स्ड इन टोटलिटी. जैसे एग्जांपल, ये था मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स और ये था मेरा कॉस्ट. नंबर ऑफ यूनिट्स जब 100 बन रहे थे तब मेरा कॉस्ट था 40,000. नंबर ऑफ यूनिट्स 150 हो गए तब भी मेरा कॉस्ट था 40,000. नंबर ऑफ यूनिट्स 300 हो गए तब भी मेरा कॉस्ट था 40,000. तो क्या मेरा कॉस्ट चेंज हो गया यूनिट्स पे बेटा? नहीं. तो वाज इट फिक्स्ड इन टोटलिटी? क्या उसका टोटल 40,000 फिक्स था? वाज इट चेंजिंग ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स? नो. तो मैंने ऊपर क्या लिखा? इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स. यूनिट पे वो कभी चेंज हुआ ही नहीं, वो फिक्स ही था. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस. सेकंड, वेरिएबल. completely depends upon number of units. और एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है यहाँ पे, इट इज ऑल्सो फिक्स्ड. अब आप बोलोगे सर आप वेरिएबल बोल रहे हो फिर भी इसको फिक्स लेके रहो. यस, इट इज फिक्स्ड पर यूनिट. बेटा यूनिट वाइज वो हमेशा फिक्स रहेगा. यूनिट वाइज वो हमेशा फिक्स रहेगा. एग्जांपल, रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब वेरिएबल कॉस्ट है. कैसे? मान लेते हैं ये पेन बनाना, ये पेन में 2 रुपए का रिफिल लगा. एग्जांपल बताना, 2 रुपीस का रिफिल. एक पेन बनाया तो खर्चा कितना लगेगा? 2 रुपए. रिफिल का 2 रुपए. 2 पेन बनाया तो 4 रुपए. 3 पेन बनाया तो 6 रुपए. 4 पेन बनाया तो 8 रुपए. 5 पेन बनाया तो 10. 6 पेन 12, 7, 14, बढ़ते जा रहा है. क्या हर पेन पे 2 रुपए फिक्स था? क्या वो हर पेन पे 2 रुपए फिक्स था? तो इट वाज फिक्स्ड, लेकिन टोटलिटी में नहीं, यूनिट वाइज फिक्स्ड. 2 रुपए मतलब 2 रुपए. तो अब अगर 10 पेन बनाऊंगा, मुझे मालूम है 10 पेन का खर्चा 20 रुपए लगने वाला है. 50 पेन बनाऊंगा 100 रुपए लगने वाला है. क्या वो यूनिट वाइज चेंज होगा बेटा? जितने यूनिट बनाओगे आप उतना ही खर्चा लगेगा ना.
अगर आप 100 पेन बनाओगे तो 100 रिफिल का खर्चा लगेगा, 1000 रिफिल का थोड़ी खर्चा लगेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दो पेन बनाओगे तो खर्चा लगेगा। तो यहाँ पे विच कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने यूनिट्स बनेंगे खर्चा उतना ही लगेगा। रेंट कैसे था, यूनिट पे डिसाइड करता क्या रेंट? नहीं। अब यह यूनिट्स बनाओ या नहीं बना, मतलब अगर सामने एक बच्चा बैठे या नहीं बैठे, रेंट मुझे देना है पूरा। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन नोट्स का खर्चा, एग्जाम्पल मेरा रेंट है 50,000 रुपए, एक बच्चा है तो कितना? 50, 10 बच्चा है तो 50, 50 बच्चा है तो भी 50, बराबर। चेंज हुआ कि यूनिट्स पे? नहीं। अगर मान लेते हैं मेरा एक बुक का, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, एक बुक का खर्चा है 500 रुपए, ऑब्वियसली मुझे कॉस्ट लगेगा ना। अगर मेरे सामने दो बच्चे आके बैठेंगे बेटा, तो कहना है मेरा खर्चा सिर्फ 1000 रुपए लगेगा, 500 रुपए एक बुक, दो लोगों को 1000 रुपए, बराबर। लेकिन अगर 10 बच्चे आके बैठेंगे तो कहना है 500 इंटू 10 हो जाएगा बेटा, 5000 का खर्चा होगा। 20 बच्चे आके बैठेंगे तो 20 इंटू 500। तो क्या मेरा खर्चा यूनिट वाइज बढ़ रहा है बेटा? लेकिन हर स्टूडेंट में 500 बढ़ रहा है ना, तो कहना है इट इज फिक्स्ड पर यूनिट। समझ में आ रहा है? तो वेरिएबल इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आया सबको ये? ओके। एग्जांपल, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है और ये कॉस्ट। 100 यूनिट्स थे, मेरा कॉस्ट था 600 रुपए। 150 हुए, मेरा कॉस्ट हो गया 900। 200 हुए, मेरा कॉस्ट हो गया 1200। ओके बेटा, ये जैसे मैंने कॉस्ट देखा, कॉस्ट देख के इतना बात तो समझ में आती है भाई ये फिक्स्ड नहीं है, चेंज हो रहा है मतलब फिक्स नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? अब हम कंफ्यूज रहते हैं, सर ये वेरिएबल है या नहीं, मालूम कैसे पड़ेगा? तो आप क्या करते हो बेटा, हमेशा पर यूनिट खर्चा निकालते हो, पर यूनिट। अगर पर यूनिट सबका सेम आ रहा है तो ये वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल का डेफिनेशन ही ये बोलता है इट इज ऑलवेज फिक्स्ड पर यूनिट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसका पर यूनिट खर्चा कैसे निकालेंगे बेटा? 600 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है? 6 रुपीस। 900 डिवाइड बाय 150 कितना आ रहा है? 6 रुपीस। 1200 डिवाइड बाय 200 कितना आ रहा है? 6 रुपीस। क्या हर बार 6 रुपीस फिक्स आ रहा है बेटा? इन शॉर्ट मान लेते हैं ये पेन है, 6 रुपए का रिफिल है, 100 पेन बनाओगे 600 रुपए का खर्चा लगेगा, 150 पेन बनाओगे 900 रुपए का खर्चा लगेगा, 200 पेन बनाओगे 1200 का खर्चा लगेगा। मतलब कहना है से हर यूनिट पे आपका 600 रुपए खर्चा बढ़ रहा है, राइट? अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं 300 पेन बनाऊंगा तो खर्चा कितना लगेगा? 300 पेन, एक पेन का 6 रुपए, तो 300 पेन का कितना लगेगा? 1800। 3 6 18। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब जितने पेन्स बनाओगे उतना उतना खर्चा बढ़ते जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो मालूम कैसे पड़ेगा? वेरिएबल है, आप हमेशा क्या निकालते हो? पर यूनिट निकालते हो। यू ऑलवेज कैलकुलेट द पर यूनिट, और जब आपका पर यूनिट फिक्स हो जाता है, सेम आता है, तो मैं एकदम क्लियरली उसको बोल सकता हूँ भाई ये वेरिएबल खर्चा है, ये वेरिएबल एक्सपेंस है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बेटा कॉस्टिंग में ना ये सीखना बहुत जरूरी है। ये आपको 4 से 5 चैप्टर्स में आने वाले, चैप्टर्स बोल रहा हूँ, ये एक छोटे छोटे पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, चैप्टर्स में आने वाला है। और कुछ चैप्टर्स तो सिर्फ ये फिक्स्ड और वेरिएबल के डेफिनेशन पे ही है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ना बेटा, इंटर में भी, इंटर ग्रुप 2 में भी और फाइनल में भी, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा है जहां पे ये सब चीजें लगती है, वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? यस। क्योंकि अगर आपको खर्चा कम करना है ना बेटा, तो ये समझना पड़ेगा कि अपने लिए कौन सा फेवरेबल पोजीशन है, तो उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, कौन सा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल है। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके। एंड अब तीसरा सवाल बचता है आपका सेमी वेरिएबल, जो कुछ हद तक फिक्स रहता है और उसके बाद वेरिएबल बन जाता है। एग्जांपल दोगे कुछ? फिक्स मतलब जो हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे यूनिट्स बढ़े या कम हो, वो फिक्स ही रहेगा। वेरिएबल मतलब जो पूरी तरह यूनिट पे बढ़ेगा, यूनिट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, यूनिट कम हो तो कम हो, वो पूरी तरह वेरिएबल है। व्हाट इज सेमी वेरिएबल? टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज फिक्स्ड, बट आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरिएबल। बहुत सिंपल सा। एग्जैक्टली। अब एक एग्जांपल लेता हूं। ऑटो में घूमे आप कभी? ऑटो में बैठे हो कभी? बैठे। अभी मीटर क्या चालू ऑटो का? 25। मतलब आप जैसे बैठोगे फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो आपसे 25 रुपीज लेगा, बराबर? अच्छा आप उसको बोले एक काम करो सर, मुझे 1 किलोमीटर दूर नहीं जाना है, मुझे सिर्फ ये थोड़ा बाजू वाली गली में उतार दो बस। कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको? 25। उसको ऐसे नहीं बोलेगा यार 5 रुपए ले, नहीं, 25 पूरा लेगा वो। क्यों ऐसा? क्योंकि वो बोलेगा सर हमारा 1 किलोमीटर तो फिक्स है, 1 किलोमीटर तक फिक्स है हमारा। तो उसको बोलेंगे जब फिक्स ही ले रहे हो, एक काम करो 10 किलोमीटर छोड़ दो, 25 रुपए लो। वो क्या बोलेगा? नहीं सर 1 किलोमीटर फिक्स है। उसके बाद हर किलोमीटर पे आपका 18 रुपए लगेगा। आप 2 किलोमीटर जाओगे तो पहले किलोमीटर के लिए 25, उसके बाद हर किलोमीटर पे आपको 18 देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो कहना है से टू सर्टेन एक्सटेंट इट वाज फिक्स्ड,
उसके बाद आप आगे बढ़ते जाओगे तो वो वेरिएबल बढ़ता रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो वो दोनों नेचर है, उसका थोड़ा हद तक फिक्स भी है, उसके बाद वो वेरिएबल बढ़ता रहेगा, राइट? इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल बेटा बिल कैसे बढ़ता है? यूज करने से, कंजम्पशन यूनिट्स जितने हम यूज करेंगे, राइट? राइट, ओके। अब मान लेते हैं आपका महीने का घर का बिल जो भी आता है या लाइट बिल जो भी आएगा आपका 1000 रुपए आता है। इसका मतलब आपने लाइट फैन चलाया होगा ना, लाइट फैन टीवी फ्रिज वगैरह चलाया होगा, 1000 रुपए आया आपका, राइट? दूसरे का 2000 आ रहा है, ऐसा क्यों? आपका 1000 उसका 2000, उसने ज्यादा यूज किया होगा, उसने एसी ज्यादा चलाया होगा, रात में एसी में सोता है, ऐसे सोता नहीं होगा, एग्जाम्पल, राइट? ऐसे ही होगा पॉसिबल। अब मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, एक महीने आप घर पे थे नहीं, आप बाहर चले गए, आप बाहर चले गए, मतलब आपने एक भी फैन एक भी लाइट चलाया नहीं, आपका बिल कितना आना चाहिए? तो आपके माइंड में आएगा सर अभी हमने चलाया नहीं तो 0 आना चाहिए, बराबर? लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको बिल आएगा 250-300 रुपीज का फिक्स। तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, हमने तो चलाया नहीं। बेटा आपने नहीं चलाया, लेकिन आपको जो बिल आया 0 रुपीज का, क्या बंदा आया होगा आपके पास मीटर का फोटो लेने? आया होगा ना बंदा, उसको पेट्रोल लगा होगा, जो लाइट बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसको सैलरी भी देती है। आपने बता के गए थे कि हम घर पे नहीं, अभी इस बार का बिल मत नहीं, उनका फिक्स रेंटल रहता है। मतलब अगर आप यूज करो या नहीं करो, 250 फिक्स है, आपको उतना देना ही देना है, आप यूज करो या मत करो। कहने से आप एक भी यूनिट नहीं यूज करोगे तो भी 250 देना पड़ेगा, टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज फिक्स्ड। हाँ, इसका मतलब ये है कि आप रात भर एसी ऑन करोगे तो भी 250 दोगे? नहीं, आप जितना ज्यादा यूज करोगे, 250 के बाद अगर यूज किया तो वो वेरिएबल बन गया, जितना ज्यादा यूज करोगे उसके हिसाब से खर्चा बढ़ता रहेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो सर्टेन एक्सटेंट इट इज फिक्स्ड, आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरिएबल। फर्क समझ में आया? सेमी वेरिएबल किसको बोलते हैं? सेमी वेरिएबल मतलब आधा वेरिएबल है आधा फिक्स्ड है, राइट? तो यहां पे टू सर्टेन एक्सटेंट, it is fixed. After that it becomes variable. It becomes variable. अब एग्जांपल लिख सकते हो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, ऑटो फेयर जो भी रहेगा, समझ में आ रहा है? यस, इज द पॉइंट क्लियर? अब सवाल उठता है मालूम कैसे पड़े। पहले वापस दोनों पे आते हैं, पहले फिक्स्ड पे। फिक्स्ड देखते से मालूम पड़ रहा है कि फिक्स है। कैसे मालूम पड़ा बेटा? क्योंकि ये यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 40 था, यूनिट वाइज चेंज हुआ क्या? वो नहीं। तो कहने से which remains fixed in totality is fixed cost, बराबर? ओके, ये 600 था, ये 900 था, ये 1200 था, देख के मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये फिक्स नहीं है, तो मैंने क्या निकाला? मैंने पर यूनिट निकाला। अगर पर यूनिट सेम आ गया तो ये वेरिएबल हो गया। सिंपल हो गया, समझ में आया, राइट? तो मैं फिक्स्ड भी समझ पा रहा हूं और वेरिएबल भी समझ पा रहा हूं। यस, मैं फिक्स्ड भी समझ पा रहा हूं और वेरिएबल भी समझ पा रहा हूं, राइट? व्हाट अबाउट सेमी वेरिएबल? उसको कैसे पता लगाएंगे? तो यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, नंबर ऑफ यूनिट्स और कॉस्ट। एग्जांपल दे रहा हूं, 100 यूनिट्स थे, 150 यूनिट्स थे और 200 यूनिट्स थे। ये लगा 2600, 2900 और 3200। यस, अब देखते से मुझे ये समझ में आ रहा है फिक्स्ड नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स? कैसे मालूम पड़ रहा है बेटा? क्योंकि उसका आंसर चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है मतलब फिक्स तो नहीं है, राइट? फिर मैं सेकंड मेरे माइंड में हिट होता है वेरिएबल। मालूम कैसे पड़ता है वेरिएबल? अगर आपका पर यूनिट सेम आया तो वेरिएबल है, तो मैं एक बार चेक करता हूं पर यूनिट निकालना। कैलकुलेटर है क्या सबके पास? पक्का? नहीं बेटा, कैलकुलेटर अलाउड है अपने को, ठीक है? तो उसके बिना एंट्री आनी नहीं चाहिए, अंदर आना ही नहीं चाहिए, कैलकुलेटर रहना चाहिए अपने पास, ठीक है? दैट इज मस्ट। ओके, तो प्लीज बताइए आप 2600 डिवाइड बाय 100 करोगे, एक यूनिट कितने का होगा? इज इट 26? यस। 2900 डिवाइड बाय 150 करोगे, पर यूनिट कितना होगा? 2600 डिवाइड बाय 150 कितना आ रहा है? कितना? 19.33। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या कि ये टोटलिटी में फिक्स नहीं है और ये पर यूनिट भी फिक्स नहीं है? तो सीधी बात है,
ना ये फिक्स्ड है ना ये वेरिएबल है, मतलब कैन आई कंक्लूड दिस इज सेमी वेरिएबल। समझ में आया क्या? जो टोटलिटी में फिक्स नहीं है वो फिक्स नहीं है, जो पर यूनिट में फिक्स नहीं है वो वेरिएबल नहीं है। ये तो दोनों आ रहा है, ना टोटलिटी में फिक्स आया ना पर यूनिट में फिक्स आया, तो ये सेमी वेरिएबल है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब इसके अंदर फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। अब मेरा काम है इसमें से फिक्स को अलग करना और वेरिएबल को अलग करना, ये मेरा काम है, राइट? ये मेरा काम है। इसमें से फिक्स कितना है मुझे बताना और वेरिएबल कितना है ये बताना। अब मुझे बताइए ये निकालेंगे कैसे, ये निकालेंगे कैसे? तो मुझे एक लॉजिकल बात बताओ, फिक्स्ड कभी यूनिट वाइज चेंज होता है क्या बेटा? अगर आप यूनिट बढ़ाओगे तो फिक्स चेंज होगा क्या? 10 बच्चे से 20 बच्चे बढ़ेंगे तो रेंट बढ़ा के लेगा क्या मुझसे वो? नहीं। तो इसका मतलब जब ये 100 से 150 यूनिट्स हुए, जब मैं यूनिट्स बढ़ाया तो जो खर्चा बढ़ा वो फिक्स्ड बढ़ा क्या? नहीं, जो खर्चा बढ़ा वो क्या बढ़ा? वेरिएबल बढ़ा। समझ में आ रहा है क्या? दैट मीन्स ये जो 2600 से 2900 हुआ ये वेरिएबल कॉस्ट ही था, ये फिक्स्ड नहीं था। और ये कितने यूनिट्स का था बेटा? कहने से ये 50 यूनिट्स का खर्चा था, कहने से ये 50 यूनिट्स का खर्चा था, क्योंकि 100 यूनिट से मैंने एक्स्ट्रा क्या बनाया? 150 यूनिट्स बनाया, मतलब 50 यूनिट एक्स्ट्रा बनाया। अब ये 50 से फिक्स कॉस्ट तो एक्स्ट्रा लगेगा नहीं, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा वो वेरिएबल ही है ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जब आपको समझ में आता है कि सेमी वेरिएबल है तो उसमें से आप वेरिएबल पोर्शन कैसे साइड करते हो? तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। प्लीज बताइए कॉस्ट में कितना चेंज हुआ था बेटा आपका? 2600 से 2900 पे आ गया, 300 रुपए, राइट? 300 रुपीज। और यूनिट्स में कितना चेंज हुआ था बेटा? 100 से 50, 100 से 150, 50 यूनिट्स बढ़ गए थे आपके, मतलब 50। तो कहना है इट इज 6 पर यूनिट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपका आंसर आया 6 पर यूनिट इज द वेरिएबल कॉस्ट। चलो वेरिएबल तो पता कर लिया हमने, अभी हमारा सवाल है फिक्स निकालना। फिक्स निकालना है आपको, तो फिक्स कैसे निकालोगे एक बार सब ध्यान दो यहाँ पर, उसके बाद आप कॉपी करना। बेटा 100 यूनिट्स पे टोटल खर्चा कितना आया था? 2600। अब ये बात मानते हो इसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों है। वेरिएबल कितना है? 6 रुपए एक यूनिट पे। 100 यूनिट्स पे वेरिएबल कितना रहेगा बेटा? एक पे जब 6 रुपए है तो 100 पे कितना रहेगा? 600। मतलब ये 2600 में से 600 वेरिएबल है, तो बाकी बचा हुआ क्या रहेगा? फिक्स्ड। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं फॉर 100 यूनिट्स, फॉर 100 यूनिट्स व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट बेटा? कहने से 2600, राइट? अब इतनी बात तो समझ में आती है कि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट था। वेरिएबल कॉस्ट कितना था बेटा? सीधी बात है 100 यूनिट्स का रहेगा 600, तो बाकी जो बचा हुआ रहेगा कहने से यही मेरा फिक्स कॉस्ट रहेगा, दिस इज 2000। अब कोई कोई बच्चों के माइंड में आता है सर व्हाई डिड यू टेक 100 यूनिट्स, आपने 150 क्यों नहीं लिया? क्या 150 लेंगे सेम आंसर आएगा? तो आंसर है सेम आंसर आएगा। चेक करके देखना, चेक करना। अगर मैं आपको 150 लेके बताऊं फॉर 150 यूनिट्स, बेटा 150 पे आपका टोटल खर्चा कितना था? चेक 2900, राइट? तो मैं यहां लिख रहा हूं टोटल कॉस्ट आपका, टोटल कॉस्ट था 2900, तो इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा बेटा? तो कहने से 150 यूनिट्स है तो 150 का खर्चा लगेगा, तो 150 यूनिट्स इंटू 6 कितना आ गया? 900। तो बचा हुआ बेटा फिक्स्ड ही रहेगा ना। कितना आया फिक्स्ड? 2000। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है? दैट मींस आई कैन टेक एनी बेस, यू कैन टेक 100, 150, 200, एनी बेस, आपका आंसर सेम ही आना है। क्लियर? प्लीज बताइए हाउ टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट? चेंजिंग कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। यस, यू कैन नाउ कॉपी। और जैसे मैंने आपको बताया बेटा फर्स्ट सेशन में अगर आप इनको बाइफरकेट करना सीख गए ना, ऐसा समझना आपने अच्छा खासा सीखा है आज फर्स्ट सेशन में। इफ यू आर एबल टू बाइफरकेट फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप खर्चों को अलग अलग कर पाओ, राइट? अभी किसी बच्चे के माइंड में आता है सर खर्चों को अलग अलग क्या करना है? खर्चा तो खर्चा है, खर्चा तो खर्चा है, राइट? तो अब सोचो एक एग्जाम्पल बताना। देखो जो बच्चे आएंगे उनको नोट्स तो देना पड़ेगा,
नोट्स का खर्चा तो लगेगा ही लगेगा, राइट। अगर मैं एकदम नया नया हूँ, एकदम स्टार्ट में, मुझे कोई जानता नहीं है, तो मेरे पास सामने बैठेंगे भी 2-5 बच्चे सिर्फ, बराबर है। तो क्या मैंने 1 लाख रुपीज रेंट वाला जगह लेना चाहिए क्या? अगर मेरे सामने आने वाले सिर्फ 2 या 5 बच्चे हैं, तो मैंने 1 लाख रुपीज रेंट वाला लेना चाहिए क्या जगह? नहीं लेना चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन 1 लाख रेंट लगेगा, 5 बच्चे मुझे 1 लाख रेंट कवर नहीं करके देंगे, इतनी फीस नहीं चार्ज कर सकता। समझ में आ रहा है? तो आई शुड टेक एकदम नॉमिनल अमाउंट वाला, 10-15 हजार रेंट वाला, बराबर, मतलब फिक्स खर्चा कम करने की बात, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ, आई नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो वो सोच के आपको खर्चे कवर करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कौन सा खर्चा कहाँ कम हो सकता है, कौन सी लेवल पे, तो वो खर्चा कम करना पड़ेगा, राइट। हाँ, यही अगर मेरे पास अभी 500 बच्चे हैं, तो मैं 1 लाख रुपए रेंट देने से डरूंगा क्या? फिर नहीं, आई शुड गो फॉर दैट। तो कौन से लेवल पे मेरा डिसीजन चेंज होगा बेटा? ये डिसीजन चेंज करने वाले लॉजिक यही रहता है, व्हिच इज द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? तो यू शुड बी एबल टू बाइफरकेट द एक्सपेंसेस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। क्लियर? यस, फिर से बताइए, फिक्स कैसे मालूम पड़ता है बेटा? which is fixed and totality does not depends upon the number of units। वो totality में फिक्स रहेगा, मतलब रहेगा, फिक्स है, यूनिट वाइज चेंज होगा क्या? वो नहीं। एग्जांपल सैलरी, रेंट, बराबर है। सैलरी और रेंट ये फिक्स होता है ना, चाहे आप काम करो या नहीं करो, वो देना, उसको देना पड़ेगा, राइट। मैं लैंडलॉर्ड को ही नहीं बोल सकता सर इस बार तो बच्चे नहीं आए, एक काम करो इस महीने का रेंट छोड़ दो, नहीं बोल सकता, रेंट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जब आप स्टूडेंट्स आओगे यहाँ पे, जो वेरिएबल कॉस्ट है, कहने से हर बच्चे को बुक देना पड़ेगा मुझे, तो उतना कॉस्ट बढ़ेगा मेरा, राइट। एक बच्चा आएगा तो एक का ही कॉस्ट लगेगा ना मुझे, 2 बच्चे आएंगे तो 2 बच्चे का कॉस्ट लगेगा, 10 आएंगे तो 10 का कॉस्ट लगेगा, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स में मेरा खर्चा बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल, व्हिच इज फिक्स्ड पर यूनिट। और जो दोनों में नहीं है, टोटलिटी में भी फिक्स नहीं है, पर यूनिट फिक्स नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल। और सेमी वेरिएबल से काम है हमारा उनको बाइफरकेट करना, राइट, अमाउंट फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल से मैं वेरिएबल पोर्शन कैसे साइड करूंगा? चेंजिंग कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, ये क्या मिलेगा? वेरिएबल। और मैं फिर कोई भी एक बेस लेके वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, तो बैलेंस जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड। इज द पॉइंट क्लियर? लिखा सब नहीं है? तो मैं अब एक एग्जांपल लिख रहा हूं, अब मुझे बताओ वो फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल? ठीक है, ये लिखा सबने? कहीं स्क्रॉल करना तो बता दो मुझे, पहले का कुछ बाकी है तो प्लीज बता दीजिए। नहीं? ओके, तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स थे और ये मेरा टोटल कॉस्ट था। नंबर ऑफ यूनिट्स थे 1000, नंबर ऑफ यूनिट्स थे 1500 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स थे 2000। मेरा खर्चा था 80,000, 80,000, 80,000 फिक्स्ड। तुरंत बता दिया मैंने, क्योंकि इट वाज नॉट चेंजिंग ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स। समझ में आ रहा है? तो इसका नेचर क्या हुआ? फिक्स्ड। अब मुझे बता सकते हो 2500 यूनिट्स बनाऊंगा तो खर्चा कितना आएगा? 80,000 आएगा। 3000 बनाऊंगा तो भी 80,000 आएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ही तो ये फिक्स्ड है, यूनिट वाइज चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट 1000, 30,000, 1200, 36,000, 1500, 45,000। देखते हैं समझ में आ रहा है? फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है? फिक्स नहीं है, क्योंकि ये टोटलिटी में फिक्स नहीं आ रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये फिक्स तो नहीं हो सकता है। तो या तो ये वेरिएबल हो सकता है या तो सेमी वेरिएबल, इन दोनों में से एक हो सकता है। हाउ विल बी डिफाइन? हम क्या करेंगे बेटा? पर यूनिट निकालेंगे। यस, इसका पर यूनिट कितना आ रहा है? 30। इसका कितना आ रहा है? 30। इसका कितना आ रहा है? 30। क्या ये फिक्स्ड पर यूनिट है? क्या ये फिक्स्ड पर यूनिट है? इसका मतलब ये खर्चा क्या है बेटा? ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, मुझे बता सकते हो बेटा, अब अगर 2000 यूनिट्स रहेंगे तो खर्चा कितना लगेगा 2000 यूनिट्स पे? हर यूनिट पे 30 रुपीज, राइट? 2000 इंटू 30। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जितने यूनिट्स बनाएंगे उतना 30 रुपीज से मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर आ जाएगा। लॉजिक क्लियर है? तो ये हो गया आपका वेरिएबल। नंबर ऑफ यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट। हजार यूनिट्स हैं,
70,000 और 1200 यूनिट्स है 78,000। अच्छा ये समझ में आ रहा है फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है ये समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा कॉस्ट चेंज हुआ मतलब फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको वेरिएबल पे चेक करते हैं। तो पर यूनिट कितना आ रहा है, इसका पर यूनिट कितना आ रहा है बेटा, 770 ओके। और यहाँ कितना आ रहा है 65, सेम है क्या, पर यूनिट सेम नहीं है मतलब ये वेरिएबल नहीं हुआ ना, ये कौन सा कॉस्ट हुआ, सेमी वेरिएबल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, यहाँ पे इट इज नॉट फिक्स्ड पर यूनिट, तो ये कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, सेमी वेरिएबल। मतलब इसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों है, राइट, वेरिएबल और फिक्स दोनों है। तो आपको करना क्या है बेटा, इसमें से वेरिएबल साइड करना है। अभी कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। यस प्लीज, चेंजिंग कॉस्ट कितना है, कॉस्ट में कितना चेंज हुआ 8,000 राइट, और यूनिट्स में कितना चेंज हुआ 200। एक यूनिट का कितना आया, यस, इज इट 40 रुपीज, चेक, इज इट 40 रुपीज। मतलब हर यूनिट बनाने के लिए आपको 40 रुपए का खर्चा लगेगा, ये वेरिएबल, बराबर, ये हो गया वेरिएबल। अब इसमें से फिक्स कैसे साइड करेंगे बेटा, किसी एक को बेस ले लो, किसको बेस लेने का मन कर रहा है आपका, 1000 को या 1200 को, 1200, चलो 1200 बोला तो 1200 को बेस लेंगे, किसी को भी बेस ले सकते हो, किसी एक को। मैंने 1200 पे लिया, तो प्लीज बताइए फॉर 1200 यूनिट्स व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट, यस टोटल कितना था 78। तो इसमें वेरिएबल कितना हुआ बेटा, एक यूनिट पे 40 रुपए, ऐसे कितने यूनिट्स हैं 1200 यूनिट्स, तो 1200 यूनिट्स इंटू 40, ये कितना हुआ 48,000। तो बाकी बैलेंस जो बचा हुआ था उसको हम फिक्स्ड बोलेंगे, विच कम्स टू 30,000। समझ में आया सबको ये, यस, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। बेटा एक सेकंड, थर्ड बेंच, कुछ प्रॉब्लम है आपको, नहीं श्योर, ओके, आपके ऐसे चेहरे पे लग रहा था मुझे शायद आपके माइंड में कुछ क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं, इज इट नो, ओके। यस, समझ आ रहा है कि बेटा सबको ये, आर वी एबल टू बाइफरकेट बिटवीन फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल नाउ। अगर कोई डिफाइन करने बोले तो फिक्स को डिफाइन कैसे करोगे, फिक्स्ड which does not depends upon number of units and is fixed in totality, बराबर। वेरिएबल को कैसे डिफाइन करोगे, which is fixed per unit and which is completely dependent upon number of units, जितने यूनिट्स बढ़ेंगे उतने हिसाब से खर्चा बढ़ेगा। एंड सेमी वेरिएबल, अब फिक्स्ड up to certain extent after it becomes variable, right। सेमी वेरिएबल से वेरिएबल पोर्शन कैसे निकालोगे आप, चेंजिंग कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, इससे क्या मिलेगा वेरिएबल। फिर किसी भी एक को बेस लोगे, वेरिएबल साइड करोगे, जो बैलेंस बचा हुआ रहेगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, यस। व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब कुछ। सारे डायरेक्ट एक तरफ क्या मिलेगा प्राइम कॉस्ट, सारे इनडायरेक्ट एक तरफ ओवरहेड्स। समझ में आ रहा है, सारे डायरेक्ट एक तरफ प्राइम कॉस्ट, सारे इनडायरेक्ट एक तरफ ओवरहेड्स। उसके बाद बिहेवियर पे हमने चेक किया था, नेचर पे, बाय नेचर दे कैन बी फिक्स्ड, they can be variable, they can be semi variable. Fixed remains fixed in totality, variable remains fixed per unit। और अगर semi variable है तो दोनों भी नहीं है, totality में भी नहीं है, per unit में नहीं है, तो semi variable। semi variable से आप क्या करोगे, सबसे पहले variable change करो, variable हटाओगे, कैसे हटाएंगे variable, changing cost upon change in units। is the point clear to everyone, पक्का, right। बेटा हम कॉस्टिंग में जब भी आप कॉस्टिंग करोगे आपको सारे खर्चे कंसिडर करने पड़ते हैं, और उसमें से वेरिएबल और फिक्स्ड हमेशा अलग करना ही पड़ेगा, ठीक है, यस, ओके। जब आप कॉस्टिंग में आगे बढ़ते हो तो मैं आपको ओवरऑल बता दूं आपको क्या क्या पढ़ना है, एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है, राइट। तो ये पेन था बेटा, स्टार्टिंग से एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पेन बनाने के लिए मटेरियल लगेगा, राइट। तो मटेरियल लाने का खर्चा,
मटेरियल अपने को कितने में पड़ा, ये सब खर्चा निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको कॉस्टिंग सीखना है तो हर एक का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो आपको एक एक कॉस्ट चेक करना पड़ेगा। तो पहला चैप्टर आपका बन जाता है मटेरियल, राइट। फिर उसके बाद क्या मुझे मटेरियल के साथ एम्प्लॉय को भी पे करना पड़ेगा, लेबर को पे करना पड़ेगा, तो सेकंड टॉपिक आपका बन जाता है लेबर, ठीक है, लेबर। थर्ड टॉपिक कि आपको ऊपर ऊपर के खर्चे बहुत सारे लग रहे हैं, लाइट बिल लगा, भाड़ा लगा, डेप्रिसिएशन लगा, सब लगेगा ना, तो इसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। तो ये 3 चैप्टर तो आपके आते हैं, और उसके बाद ये तीनों खर्चे जब आप एक साथ लिखते हो तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा। ये सबको लिखने का तरीका इस कॉस्ट शीट, मतलब 4 टॉपिक्स तो आपके कवर हो गए। क्या क्या पढ़ना है आपको? मटेरियल लगा अपने को, अब अगर मुझे पेन बनाना है तो उसको लेबर को भी पे करना पड़ेगा, तो आपको लेबर कॉस्टिंग सीखना पड़ेगा, राइट। ऊपर ऊपर के बहुत सारे खर्चे लगे, ओवरहेड सीखना पड़ेगा। सारे खर्चे जब आप एक जगह लिखना शुरू करते हो उसको तो कॉस्ट शीट बोलते हैं। क्या बेसिक कॉस्ट शीट आप लोग फाउंडेशन में सीख के आए? बेसिक कॉस्ट शीट क्या रहता है? कॉस्ट शीट, अच्छा मैं आपको थोड़ा बोलता हूँ। सारे आप खर्चे एक साथ लिखते हो ना बेटा, सारे खर्चे, वो सारे जब हम खर्चे एक साथ पूरे एक पेज पे लिख देते हैं उसको कॉस्ट शीट बोलते हैं। सिंपल, मैं कोई टफ वाली मीनिंग में गया नहीं, एकदम इजी भाषा में जब हम सारे खर्चे एक जगह उतारते हैं, एक जगह लिख देते हैं, उसको कॉस्ट शीट बोलते हैं। सिंपल, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, ये पेन बनाने के लिए 10 रुपए का मटेरियल लगा, खर्चे जोड़ते जाओ, 10 रुपए लगे, राइट। लेबर को मैंने पे किया 5 रुपए, कितना लगा? 15 रुपए, राइट। 15 रुपए कॉस्ट हो गया, ओके। लाइट बिल आया ना मेरा, तो मैंने सोचा एक रुपए एक पेन पे सब पे डाल देता हूँ, कि बहुत सारे सब पे लाइट बिल जोड़ना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है लाइट बिल 500 आया तो 500 एक ही पेन पे जोड़ दो, कोई लेगा नहीं 500 रुपए की पेन, समझ में आ रहा है? तो अगर 500 आया तो मैंने सोचा 1 रुपए का लाइट बिल इसको लगा होगा, 1 रुपए लाइट बिल भी लगाना पड़ेगा, कितना हो गया? कितना हो गया? 16, राइट। उसके बाद इसको पैकिंग भी करनी पड़ेगी, तो 2 रुपए की पैकिंग आ गई, कितना हो गया? 18, राइट। बेचने के लिए मैंने सोचा टीवी ऐड कर, टीवी एडवर्टाइजिंग लगेगा, एडवर्टाइजमेंट, राइट। तो टीवी एडवर्टाइजमेंट ऑब्वियसली करोड़ में रहेगा, तो वो 1 करोड़ का एक पेन नहीं बेच रहा हूँ मैं, वो एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो शायद मैं 10 करोड़ पेन बेचेंगे, समझ में आ रहा है? तो मैंने सोचा 1 रुपए एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी जोड़ देता हूँ, कितना हो गया? 19, फाइनल बराबर 19 में बेच दूं क्या? अभी ये 19 का कॉस्ट हुआ ना मेरा, थोड़ा प्रॉफिट लगा के बेचूंगा ना, 6 रुपए मैंने प्रॉफिट जोड़ा, कितने बेचूं? 25। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कितने बेचेंगे? 25, बस ये कॉस्ट शीट था, ये कॉस्ट शीट था। मैंने क्या किया, सब खर्चे एक साथ जोड़ना शुरू किया, राइट। जिसमें से स्टार्टिंग के 2 खर्चे मटेरियल और लेबर के थे, और बाकी के खर्चे बेटा ओवरहेड्स थे। क्या ओवरहेड्स थे? इनडायरेक्ट है ना, क्योंकि आपने अगर देखा एडवर्टाइजमेंट किया, सिर्फ एक पेन बेचने के लिए किया क्या? नहीं, बहुत सारे पेन बेचने के लिए किया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैंने लाइट बिल पे किया, लाइट बिल सिर्फ इस पेन के लिए किया क्या? नहीं, बहुत सारे पेन के लिए किया। समझ में आ रहा है सबको ये? तो इस तरह हम सारे खर्चे निकालते हैं। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो पहले 4 टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं समझ में आ गया। पहला टॉपिक क्या रहेगा अपना? मटेरियल, उसके बाद लेबर, उसके बाद ओवरहेड्स, और सबको क्लब करके एक बनाना है हमको। क्या बनाना है? कॉस्ट शीट। सिंपल। आइडियली अगर मैं कॉस्ट शीट से स्टार्ट करूं तो वो इजी लगेगा आपको, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फाउंडेशन में थोड़ा बहुत आता है और सिर्फ लाइन से खर्चे तो जोड़ने हैं अपने को, लेकिन वो सीखने के बाद ना, मतलब अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट शीट सिखा दूं आपको कंसेप्ट नहीं समझेगा उसका, क्यों जोड़ रहे हैं हम ये खर्चे, ओवरहेड्स क्या रहते हैं, आपको मालूम ही नहीं, ओवरहेड पर जोड़े जा रहे हो, तो आपको पता करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर से जाएंगे, पहले मटेरियल ही रहेगा, फिर लेबर रहेगा, फिर ओवरहेड्स रहेगा, और फिर हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। और वो टाइम पे जब कॉस्ट शीट बनेगा ना, आपको प्रोसेस समझ में आएगा कि ये खर्चे हम क्यों जोड़ रहे हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? फिलहाल आज के दिन स्टॉप करते हैं। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क, कोई क्वेरी है तो पूछो बेटा। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ तो आना चाहिए क्वेरी बाहर, मतलब ऐसे बोलोगे कुछ नहीं, मतलब एक ही दिन सब समझ में आ गया। चलो ठीक है, फिलहाल इसके बाद स्टॉप करना है।